अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में कि ये क्या चीजें होती हैं। इनको जरा देखते हैं। जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं वेलकम कहता हूं इजी मैट्रिक चैनल में, और इसके साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम अपना सिलेबस खत्म कर रहे हैं बहुत जल्द और आपको नई वीडियो मिल सके वक्त पर, इसलिए मेरे साथ जुड़कर चलें। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि हमें मैटर के बारे में पता होना चाहिए। अब मैटर क्या होता है? देखो, इसकी तारीफ आपने बचपन से ही पढ़ी है। वो ये है कि कोई दुनिया की ऐसी शय जो जगह घेरती है और वजन रखती है, वो मैटर कहलाता है। तो यहां पर वो लिखता है कि मैटर इन द वर्ल्ड एग्जिस्ट एज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, यानी कि मैटर की ये हालतें भी कहला सकती हैं। आपने मैटर की कंडीशंस पढ़ी हुई हैं। जैसे कभी आपने कहा था कि लिक्विड, सॉलिड, गैस आर द फॉर्म्स ऑफ मैटर। इसी तरीके से ये जो हम आज पढ़ रहे हैं एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में छोटा मोटा इल्म, वो क्या होगा, वो भी मैटर से रिलेट करता है। तो हम यहां पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाते हैं। डिफाइन एलिमेंट, राइट अ ब्रीफ नोट इन इट, यानी एलिमेंट पर एक नोट लिखो। देखो, पहले मुझसे समझ लो। आप ये सोचो कि जो प्योर, देखो सीधे तरीके से बात करते हैं, बिल्कुल आसान सी तारीफ ये है। अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड एलिमेंट। अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड एलिमेंट। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास यहां एक पेन है, ठीक है। इस पेन को प्लास्टिक से बनाया गया है। प्लास्टिक में डिफरेंट किस्म के हिस्से हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। ये एक पॉलीमर है। अब मैं आपसे कहता हूं कि अब इन सब में से एक कोई नाम ले लो। आप कहेंगे सर कार्बन। तो जो कार्बन के बाद और कोई चीज कार्बन से नहीं निकलती, मतलब कार्बन एक खालिस तरीन शक्ल है, तो कार्बन को एक एलिमेंट कहोगे। तो ये जो आपके पास एक शक्ल है, इसकी सादा तरीन हालत एक एलिमेंट है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप पानी को लो, वाटर H2O, मैं कहूं कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि जब आप किसी भी बड़े कंपाउंड को, किसी बड़े शय को, मैटर को क्या करो, देखते जाओ, उसमें से डिफरेंट जो कंपोजिशंस हैं उनको पढ़ते जाओ, फिर उनको सिंपल करते जाओ, सिंपलेस्ट फॉर्म पर पहुंचो। तो जब सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, जिसको मजीद आप सिंपल नहीं कर सकते, मतलब वो एक खालिस चीज है, तो फिर वो कहलाएगा एलिमेंट। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। हम यहां पर भी पढ़ते हैं हमारी बुक के हिसाब से क्या लिखता है। एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, यानी बिल्कुल सादा तरीन हालत किसी मैटर की होगी तो वो कहलाएगा एलिमेंट। कहता है अ प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। भाई जाहिर सी बात है, अगर आपके पास हम बात करते हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट मतलब कार्बन का बना हुआ कुछ, तो उसके अंदर क्या होगा, कौन से एटम्स शामिल होंगे? तो चूंकि सारा एलिमेंट ही कार्बन है, तो उसको बनाने वाले जो एटम्स होंगे वो भी कार्बन के ही होंगे, यानी एक ही तरह के होंगे। यही बात वो कह रहा है, ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। जैसे अगर मैं कहता हूं कि देखो इसको कितने एटम्स बना रहे हैं, हम कहेंगे सर मुख्तलिफ एटम बना रहे हैं, अभी तो आपने बताया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इस तरीके से, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि इनमें से एक बात करो, आप कहने कहा कि हम कार्बन के बारे में बात करते हैं, तो कार्बन का एक एटम तो इतना छोटा होता है, नजर नहीं आता। तो कार्बन की वो शक्ल जो आपको नजर आ रही है, उसमें मिलियंस ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। तो जो इसका मतलब ये है, जो आपको नजर आ रहा है, या आसान लफ्जों में बात कर लो, आपको एक लोहे का टुकड़ा नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है ना, लेकिन उसके अंदर जो एटम्स हैं वो तो बेशुमार हैं। तो लोहे के अंदर जो एटम्स होंगे वो भी लोहे या आयरन के ही होंगे। तो यहां पर भी वो यही बात कहता है कि इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। क्योंकि पहले ही एलिमेंट बहुत सिंपल होता है, उसको मजीद सिंपल नहीं कर सकते, उसमें और चीजों को नहीं निकाल सकते बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस, यानी आम केमिकल रिएक्शन करके। अब आपको इस समझ में आ गई कि आपके हाथ में लोहे का अगर टुकड़ा है तो वो एक प्योर फॉर्म है। क्यों? क्योंकि उसमें सारे एटम्स ही आयरन के हैं। अगर आपके हाथ में पेंसिल है, पेंसिल का जो सिक्का है वो ग्रेफाइट का बना है, उसमें जितने भी कार्बन यानी एटम्स होंगे वो कार्बन के एटम्स ही होंगे। ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। तो अच्छा जी, अब यहां तक आपको समझ में आया, तारीफ भी आ गई और साथ साथ छोटा सा कॉन्सेप्ट भी दिया है। अब अगर हम थोड़ा सा मजीद इसको समझें, तो देखो ये आपने शक्लें अपनी बुक्स में भी देखी हैं
समझो ये आपके पास आयरन रॉड है, वो जो लोहे का टुकड़ा सिर्फ प्योर हालत में आयरन है, तो ये एक एलिमेंट कहलाएगा। इस तरह ये अगर कॉपर वायर है तो ये कॉपर Cu, इसमें और कोई और एलिमेंट नहीं होगा, निकल, जिंक वगैरह। ठीक है, इंप्योरिटीज हो सकती हैं, लेकिन अगर इंप्योरिटी होंगी तो फिर आप उसको एलिमेंट नहीं कहोगे। एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म। इस तरह अगर ये आपको जिंक के बने हुए कुछ नजर आ रही हैं चीजें, तो इसमें सारा जिंक ही है। तो आपकी बुक के हिसाब से जो 3 एग्जाम्पल आपने पढ़ी हैं वो है आयरन, कॉपर और जिंक। ये सब के सब एलिमेंट हैं, फिगर नंबर 1.2 में आप देख सकते हो। आगे चलते हैं तो ये कहता है कि एलिमेंट्स कैन बी मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स और नोबल गैसेस। इसका मतलब है कि आपको मुख्तलिफ शक्लों में एटम्स देख सकते हैं, या कह लो एटम डिफरेंट शक्ल धार सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास पूरा पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पे हमने कुछ कलर स्कीम बनाई है, जैसे कि जो ब्लू कलर है ये मेटल के लिए, और ग्रीन मेटालॉइड के लिए, और येलो नॉन मेटल के लिए। तो आप देख रहे हो कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाली शक्ल है वो कौन सी है, वो मेटल्स की है, क्योंकि ब्लू कलर सबसे ज्यादा है। और फिर ग्रीन कलर एक ऐसी लाइन है जो लाइन अलग करती है मेटल्स को नॉन मेटल से। समझ आ रही है बात की? और नॉन मेटल हमारे पास यहाँ है, और ये आमतौर पर गैसेस हैं। ठीक है, इसके अंदर लिक्विड भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास ब्रोमीन है, बट ये जो सारा हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये मेटल्स का और सॉलिड है। इसके अंदर भी लिक्विड हो सकता है, जैसे कि अकेला मरकरी। तो मरकरी जो है इट इज द मेटल बट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ये एक वाहिद लिक्विड मेटल है। तो अब आपको यहाँ पर टेबल में जो पूरी दुनिया को बनाने वाले जो हम जानते हैं वो एलिमेंट मौजूद है। तो इन एलिमेंट्स को हमने क्या कहा है, मेटल भी कहा है, नॉन मेटल भी कहा है, और मेटालॉइड भी कहा है। ठीक है, और इसके अलावा आखिरी बात जो लिखी थी ना यहाँ पर, नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन तक हो सकती है। तो ये भी क्या है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड, नोबल गैसेस, ये सब के सब एलिमेंट की शक्लें हैं। ठीक है, अब आपको एलिमेंट समझ में आया, मतलब हम इसको पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट कहते हैं। फिर नेक्स्ट में वो लिखता है कि एक और बात समझो, वो क्या कहता है, दे कैन ऑल्सो एग्जिस्ट एज एटम्स, मॉलिक्यूल, आयन एंड आइसोटोप। तो एलिमेंट की ये भी शक्लें हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक ऑक्सीजन एटम है, ये आपके पास एक कार्बन एटम है, यहाँ आपके पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाकर एक मॉलिक्यूल की फॉर्म मौजूद है, जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और ये आपके पास आयन है, ये आयन OH नेगेटिव आयन है, इसमें ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है और हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है। ठीक है, और यहां पर लिखता है मैग्नीशियम आयन, तो ये भी आयन है, ऊपर भी नीचे भी आयन है। तो आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, इन मॉलिक्यूल्स और इन आयंस। ठीक है, और आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं जिनका मास डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर सेम हो। जैसे आप लोगों ने कई दफा पढ़ा होगा हाइड्रोजन की 3 शक्लें, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम में जस्ट डिफरेंस ये है कि आप एटॉमिक नंबर देखोगे तो सबके सेम होंगे, लेकिन मास देखोगे तो पहले का 1, दूसरे का 2 और तीसरे का 3 है। तो एटम्स सब हैं तो हाइड्रोजन के, लेकिन मास डिफरेंट रखते हैं। ऐसे एटम्स को भी हम एलिमेंट्स ही कहेंगे। मतलब एलिमेंट, और देखो आप कई दफा पढ़ते हो एटम्स ऑफ एलिमेंट, एटम्स ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के एटम्स हैं, लेकिन हाइड्रोजन खुद एक एलिमेंट है। तो एटम्स ऑफ एलिमेंट कहने की बजाय एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो कार्बन, नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन है, ये सब के सब क्या हुए, एलिमेंट। तो चाहे आप जनरली बोलो एटम्स ऑफ एलिमेंट, या एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, एटम्स ऑफ नाइट्रोजन वगैरह। तो अब आपको ये मेरी बात समझ में आई कि ये शक्लें भी एलिमेंट हो सकती है। अब कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं, जो एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई हैं वो अलग करके यहाँ पर दिखा दी हैं। जितनी आपसे याद हो सके लाजमी कर लो, पीरियोडिक टेबल का कुछ हिस्सा याद कर लो अगर, तो ऑटोमेटिकली ये सब समझ में आ जाएगी। देखो इसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, कार्बन, और फिर उसके बाद आता है सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीलियम। अगर कोई नाम याद देखोगे कहीं कहीं पर ये भी आ रहा है, जैसे Cl2 नजर आ रहा है आपको, इसी तरह से आपको O2 नजर आ रहा है। तो O2 दो एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इस तरह Cl2 दो एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इस तरह कॉपर है, ये आपके पास मेटल है, ठीक है, गोल्ड है, जिंक है, सिल्वर, निकल, ये तकरीबन सब मेटल्स हैं। और कोबाल्ट, मरकरी, ब्रोमीन,
ठीक है। अब ब्रोमीन में देखो ये नॉन मेटल भी है और Br2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी है। आयोडीन नॉन मेटल है लेकिन यानी थोड़ा सा मेटालिक कैरेक्टर भी रखता है ये, पर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म भी है। थोड़ा सा जरा आपको कंफ्यूजन हो सकती है, बट आप इसको एज एलिमेंट्स याद कर लो, यानी एलिमेंट को इन द फॉर्म ऑफ, उसने एटम भी लिखा है और एलिमेंट को इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल भी यहाँ पर कुछ एग्जाम्पलीफाई किया है। तो जितना आपको आसान लगता है वो कर लो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट में क्या है, कंपाउंड्स। अब जो कंपाउंड्स हैं, देखो लफ्ज जो होता है कंपाउंड का मतलब होता है मिलाप, मिलना। तो इसका मतलब है कि डिफरेंट किस्म के एटम्स आपस में मिलकर कुछ नया बना रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पर लिखा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंपाउंड। ये कंपाउंड पे एक नोट भी है और अगर सिर्फ कंपाउंड को डिफाइन करोगे तो शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो लिखता है अ कंपाउंड इज आल्सो प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड भी एक प्योर शक्ल है, ठीक है, मेड ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। लेकिन क्या है, इनके अंदर एलिमेंट्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, दैट आर केमिकली कंबाइंड। जैसे मैंने कहा कंपाउंड का मतलब मिलना, तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिल सकते हैं, लेकिन इन अ फिक्स्ड रेशियो, लेकिन एक ऐसी रेशियो में जो फिक्स्ड है। जैसे सपोज करो कि जब भी आप वाटर को देखोगे तो दो हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा। तो इसका मतलब यह है कि पानी को चाहे आप पाकिस्तान से लो, अमेरिका से लो, न्यूजीलैंड से ले आओ, ऑस्ट्रेलिया से ले आओ, हमेशा उसकी जो रेशो होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फिक्स्ड होगी। अगर दो हाइड्रोजन होंगे तो साथ एक ही ऑक्सीजन होगा। तो ये जो सब कुछ आपको बताया गया ये एक कंपाउंड के हिसाब से। जैसे मिसाल के तौर पर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आयरन सल्फाइड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आयरन भी हो सकता है, यानी देखो इसकी कंपोजिशन कुछ ऐसा है कि आयरन सल्फाइड यानी FeS, FeS2, Fe2S3 यानी डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। तो FeS का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर आयरन भी है और इसके अंदर सल्फर भी है। तो सल्फर एक अलग एटम है, आयरन अलग एटम है। तो एटम्स मिलकर क्या बना रहे हैं, कुछ कंपाउंड, और ये हमें हमारी जमीन से हासिल होता है। इसी तरह से एक और भी आपके पास एग्जांपल आ रही है, दैट इज कॉपर क्लोराइड। और कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला भी आपको आ जाएगा CuCl2। इसके अंदर ये क्लोरीन और ये कॉपर डिफरेंट एटम्स मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं। तो ये आपके पास कंपाउंड, लेकिन हमेशा कॉपर क्लोराइड में कॉपर एक होगा तो क्लोरीन दो होंगे। ये एक फिक्स्ड रेशियो है। तो इस अंदाज के अंदर आप लोगों ने ये सीखा कि कंपाउंड क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा सा मजीद में हमारी बुक लिखती है, वो लिखती है कि व्हेन एलिमेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर, ये जब एलिमेंट करीब आते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्ट करने के बाद दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। तो जाहिर सी बात है नए कंपाउंड बनाने के लिए जोड़ भी तो जरूरी है ना, इस जोड़ का नाम ही तो बॉन्ड है। तो बॉन्ड बनता है, देखते हैं दैट आर नॉट इजी टू ब्रेक। ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता, स्पेशली जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो काफी मजबूत होते हैं। इसलिए जो आपके जमीन पर पहाड़ है बड़े बड़े, ये कभी आपको लगता है कि हिले शायद, तो वो किस चीज के बने हैं, उनके अंदर जो भी एटम्स जुड़े हैं और कंपाउंड्स हैं वो आयनिक कंपाउंड्स रखते हैं। ठीक है, तो वो जो मजबूत बॉन्ड है वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना सकता है, और एज शोन इन द फिगर, ये आपको जैसे ऊपर दिखाया गया है। ठीक है जी, फिलहाल आगे चलते हैं। लिखता है कंपाउंड्स में भी, अब कंपाउंड को किस शक्ल में रख सकते हो, देखो कंपाउंड को आप मोलेकुलर फॉर्म में ले सकते हो, यानी आप कह सकते हैं मोलेकुलर कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, इंटर मेटालिक कंपाउंड एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमारी बुक में इसकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन मैं 1 to 2 लाइनर आपको देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए आपको। देखो मोलेकुलर कंपाउंड्स को समझ लो वाटर H2O, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है। इसी तरह से आप ग्लूकोज को ले लो C6H12O6, आप सेलुलोज को ले लो। तो ये जो चीजें होती हैं ये मोलेकुलर कंपाउंड्स कहलाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें जो आयनिक होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप सोचो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जो ये होते हैं इनको हम आयनिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरमेटालिक का मतलब होता है दो एटम्स जो कि मेटल्स के हों, यानी मेटालिक एटम्स हों, वो आपस में जुड़ जाएं। जैसे आपके पास एक सिक्का होता है, कॉइन, पैसों वाला, वो जैसे आपने सुना होगा ब्रास, ब्रोंज, ठीक है ना, मेडल्स भी होते हैं, तो वो इम्प्योर होते हैं। उसमें क्या होता है, कॉपर, निकल, जिंक मिल जाते हैं। अब कॉपर, निकल, जिंक क्या है, या ये एक तरह का अलॉय है, नाइक्रोम भी बोल सकते हैं इस तरह से। तो ये क्या है, इसका मतलब ये है कि डिफरेंट मेटल्स को आपस में, इंटर का मतलब होता है आपस में, मेटल का मतलब मेटल से है, तो इंटर मेटालिक का मतलब मेटल के एटम ही आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। और अब जो आपके पास कंपाउंड बनता है उसको एलॉय भी, यानी एलॉय का वर्ड भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारी बुक में फिलहाल अभी इस्तेमाल हो रहा है इंटरमेटालिक कंपाउंड। तो इस तरह से आपका बना एक ही, यानी कंपाउंड है लेकिन उसमें मेटल्स हिस्सा ले रहे हैं।
देखो आयनिक कंपाउंड में दोनों मेटल्स नहीं थे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम मेटल और क्लोरीन नॉन मेटल था। अब लास्ट में आ जाओ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ये स्पेशल कंपाउंड्स हैं जो कि बनाते हैं, जो पीरियोडिक टेबल के दरमियान मौजूद एलिमेंट्स हैं ना वो बनाते हैं, जिन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो उनके कंपाउंड्स को हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। इसके बारे में जैसे आप आगे जाओगे तो फिर आपको सीखने का मौका मिलेगा। फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट के अंदर, वो क्या है, वो ये है दे कैन ऑल्सो बी, अब यहां पर और बात आ रही है कंपाउंड के बारे में, दे कैन ऑल्सो बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन एक अहम जुज़ हो, जैसे लास्ट हमने पढ़ा था लेक्चर के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसके जो कंपाउंड्स होंगे यानी कार्बन के जो कंपाउंड्स होंगे उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जो कार्बन के अलावा सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम बेरियम रेडियम वगैरह के जो कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे, इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी डिवाइड कर सकते हो। ये डिफरेंट एग्जांपल मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की। तो इसमें देखो वाटर की एग्जांपल मैंने पहले दी थी, अमोनिया की एग्जांपल आप याद कर लो, मीथेन, कार्बन डाई ऑक्साइड, CO2 सबको फार्मूला आता होगा। फिर उसके बाद Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट हो गया, फिर पोटेशियम क्लोराइड हो गया जैसे KCl हो गया। इसके बाद आपके पास स्टार्च है जो कि पौधों से हासिल होता है, और ये एक तरह की आपकी जो आटा है, मैदा है, ये इसमें स्टार्च होता है। फिर प्रोटीन, इसके अलावा प्रोटीन में दालें वगैरह शामिल है, यानी जो अजनास होते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट जो मीठी चीजें होती हैं, ऐसे कह लो। मिनरल एसिड्स जो कि जमीन से हासिल होने वाले मटेरियल के एसिड्स होते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रो फ्लोरिक एसिड, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, इसी तरह से H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड वगैरह वगैरह। एंड ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड जैसे सिट्रिक एसिड फलों से हासिल हो रहा है, कहीं पर एस्कॉर्बिक एसिड, लैक्टिक एसिड जो दूध से हासिल होता है, तो वो आपके पास ऑर्गेनिक है। तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, बट इतना बताया है कि इस एग्जाम्पल में से कुछ ना कुछ एग्जाम्पल याद कर लें। अब आते हैं आखिरी बात की तरफ, और वो क्या है, वो है जी मिक्सचर। अब मिक्सचर के बारे में हम क्या जानते हैं, देखो लफ्ज से शो हो रहा है मिक्सचर, यानी दो चीजों का मिक्सचर। आप कहेंगे सर कंपाउंड भी तो आपने ये बताया कि दो चीजों का मिलाप, लेकिन इसमें एक शर्त है, जब आप कंपाउंड बनाओगे तो हमेशा फिक्स रेशो होगी, लेकिन जब मिक्सचर बनाओगे तो रेशो फिक्स होना जरूरी नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर आप नमक और पानी का एक सोल्यूशन बनाओ, आप नमक ज्यादा डालो, ये चीनी ज्यादा डाल दो, ठीक है, नमक और चीनी और फिर पानी। आप नमक कम कर दो, चीनी बढ़ा दो, चीनी कम कर दो, नमक बढ़ा दो, पानी कम कर दो। इस तरीके से जब आप एक बनाओगे सोल्यूशन, तो वो क्या होगा, सोल्यूशन भी कह सकते हैं, लेकिन अगर वो फिक्स रेशो में नहीं है तो फिर हम उसे बोलेंगे मिक्सचर। मिक्सचर और सोल्यूशन में एक फर्क वाज़ेह ये होता है कि सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी अगर आप जो चीज भी मिला रहे हो वो अगर हर जगह पर एक जैसी है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने नमक और पानी को मिलाया है, नमक और पानी को मिलाया है, और चलो चीनी भी डाल लेते हैं, शरबत बनाते हैं, अगर आपके हर घूंट में जो सॉल्ट यानी सॉल्टी टेस्ट और शुगर की वजह से स्वीट टेस्ट इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है, आखिरी घूंट के यानी पानी के घूंट के कतरा या कह लो शरबत का जो घूंट आप लास्ट लोगे उसके आखिर तक भी अगर पहुंचते हो, तो अगर एक ही जायका है तो ये सोल्यूशन है। लेकिन अगर आपने ऐसे सोल्यूशन बनाया है कि नमक जगह जगह पड़ा हुआ है, कहीं पर ज्यादा सॉल्टी है, कहीं पर ज्यादा स्वीट टेस्ट आ रहा है, तो फिर उसे सिर्फ मिक्सचर कहेंगे। तो आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल इसी तरीके से आप दो चीजें मिलाओ, जैसे आप मिलाओ एक नमक सोडियम क्लोराइड और एक और सॉलिड चीज ले लो जैसे चीनी, नमक और चीनी, पानी नहीं मिलाया, नमक और चीनी। अब नमक और चीनी रखे हुए हैं आपने, देखो मैं सिखाता हूं किस तरीके से। अब ये आपके पास एक समझ लें कि कंटेनर है, इस कंटेनर में ये मेरे पास क्या है, ये नमक है, ठीक है, और ये मेरे पास शुगर है। अब आप जाहिर सी बात है जब लेफ्ट और राइट से चखोगे तो एक तरफ से सॉल्ट टेस्ट आएगा सॉल्ट का, और एक तरफ से शुगर का आएगा। इसका मतलब है ये एक मिक्सचर है, ये एक सोल्यूशन नहीं बना। लेकिन अगर आपने इन दोनों को ऐसे मिक्स किया, चलो दोबारा से मिक्स करते हैं, जब आपने ये दोबारा लिया, इसके अंदर देखो ये जो आपके पास शुगर थी, ये शुगर भी आपने मिक्स कर दी, और ये आपके पास सॉल्ट है, ये भी आपने मिक्स कर दिया। अब हर जगह से चखने पर अगर एक जैसा जायका आएगा तो अब इसे सोल्यूशन कहेंगे। जी, जरूरी नहीं होता कि सोल्यूशन वो हो जो बह सकता है, सोल्यूशन सॉलिड भी होते हैं। आपके जो पॉकेट में कॉइन पड़ा हुआ है, वो जो कॉइन है जिसमें निकल है, क्रोमियम है, आयरन है,
वो भी एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन की कई टाइप हो सकती हैं, तो एक सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों मिक्सचर हैं, लेकिन अगर होमोजीनियस मिक्सचर होगा तो फिर हम उसे कहेंगे सॉल्यूशन। तो ये थोड़ा सा मैंने सॉल्यूशन भी दरमियान में डाल दिया। फिलहाल अभी हम चलते हैं आज की बात की तरफ, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। तो लिखता है मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स, जब एक से ज्यादा एलिमेंट मिल जाएं, और कंपाउंड्स, कंपाउंड भी मिक्स हो सकते हैं, आर फिजिकली मिक्स्ड इन एनी रेशो नॉट अ फिक्स्ड रेशो। अगर फिक्स्ड रेशो हुआ तो फिर कंपाउंड को डिफाइन कर रहे होंगे। तो यहां पर आपने देखा कि ये एक ऐसी शय है जिसमें एलिमेंट्स भी मिल सकते हैं, जिसमें डिफरेंट कंपाउंड्स भी आपस में मिल सकते हैं, और अगर वो स्पेसिफिक रेशो में नहीं है तो मिक्सचर कहलाएंगे। एयर, सॉइल, मिल्क एंड टैप वाटर, ये सब चीजें क्या है, मिक्सचर की एग्जांपल हैं। ठीक है, हवा में कहीं पर बाजूकत आलूदगी ज्यादा होती है, कहीं पर ज्यादा अच्छी तरह सांस आता है, कहीं पर जो है वो कोई चीज जलने की वजह से ज्यादा मतलब डेंस हो जाती है कोई जगह। तो इसका मतलब है कि एयर हर जगह पर एक जैसी नहीं है। जहाँ पे दरख्त ज्यादा हैं वहां पर ज्यादा ऑक्सीजन की मिकदार बेहतर है। तो इसका मतलब है एयर एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर रेशो फिक्स नहीं है। इसमें आपके पास हाँ लगभग ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ज्यादा होंगे, लेकिन आलूदगी की वजह से उसमें फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स, कार्बन के मजीद कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे वो भी आ सकते हैं। अच्छा, इसी तरह सॉइल है, मिल्क है एंड टैप वाटर। जो टूटी वाला पानी है वो कोई पीता है, कोई नहीं पीता, क्योंकि जो नहीं पीता उसकी वहां पे इम्प्योरिटी ज्यादा है, जो पी लेता है उस पर इम्प्योरिटी थोड़ी कम होती है, पीने के काबिल बन जाता है। तो टैप वाटर डिफरेंट कॉम्पोजिशन का हो सकता है। अब आती है इसकी टाइप। इसकी दो टाइप्स हैं, हमने क्वेश्चन भी ऐसे बनाया है, डिफाइन मिक्सचर एंड राइट इट्स टाइप्स। ये टाइप लिखो। तो यहां पे लिखता है होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब होता है बिल्कुल अच्छे तरीके से हर जगह पर सेम, और हेट्रो का मतलब लोगे जब थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट होगा। क्या, वो जो आपने मिक्स किया है, यानी जो आप एलिमेंट्स या कंपाउंड मिक्स कर रहे हो, अगर वो अलग अलग यानी नजर आ रहे हैं या वो अच्छी तरह मिक्स नहीं हुए तो हेट्रो, अदरवाइज मिक्स हो गए हर जगह पे सिमिलर सिचुएशन है पूरे के पूरे उस बीकर में, तो फिर हम कहेंगे होमोजेनियस। देखो हमने लिखा कैसे है, होमोजेनियस मिक्सचर हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, यानी इसकी एक जैसी ही कंपोजिशन होगी। आप यूं भी लिख सकते हैं कि द मिक्सचर having uniform composition throughout it is called homogeneous mixture। खुद तारीफ बना लो। अच्छी एग्जांपल सॉल्ट एंड वाटर, यानी इन दोनों को आपस में मिलाओ तो ये आपको सॉल्ट नजर नहीं आएगा हर जगह पर। अगर सॉल्ट नीचे बैठा नहीं होना चाहिए, मतलब आपने नमक किस तरह हल करना है कि पानी में गुम हो जाए, जैसे हो जाता है, तो वो होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा और सोल्यूशन भी कहलाएगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैज अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो एक तारीफ याद करो, दूसरी खुद ब खुद हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पर रॉक, यानी चट्टानें कहीं पर कैसी होती हैं, कहीं पर कैसी होती हैं कि उनका रंग भी तब्दील हो सकता है। अगर आप थोड़ा चट्टान को गौर से देखो, पत्थर को गौर से देखो, कहीं पे ज्यादा डार्क है, कहीं पे लाइट है, यानी कहीं पे डेंस है, कहीं पे नहीं है, तो वो रॉक जो है वो एक कंप्लीट यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं रखता। विच कंटेन डिफरेंट मिनरल्स सच एज ग्रेनाइट, अंडरलाइन कर लो, ये आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। मिका एंड लाइमस्टोन, ये क्या होते हैं? लाइमस्टोन तो चूने के पत्थर को बोलते हैं, और जो मिका एंड ग्रेनाइट है इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ये नाखालिस शक्लें हैं मुख्तलिफ शय की। अच्छा, एज शोन इन द फिगर, अब आपको यहाँ पर शक्ल में भी दिखाई गई हैं, आपकी बुक में दी हुई है। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, ये आपके पास लिखता है रॉक, चट्टाने, और इसी तरह से चॉकलेट भी ऐसी एग्जांपल हो सकती है जो कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो। अगर वैसे तो अगर देखो जब आप चॉकलेट खाते हो तो हो सकता है कि वहां पर जो डिफरेंट चीजें ऐसे मिक्स की जाती हैं जो एक्चुअली मिक्स नहीं हो पाती हैं। जैसे चॉकलेट के अंदर होता है कोको पाउडर, हो सकता है वो पाउडर है, वो अच्छी तरह से हर जगह पे होमोजेनाइज नहीं हो रहा होता। शुगर है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक एग्जांपल ऐसी हो सकती है जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की हो। ठीक है, फिलहाल हमारी बुक ने ये एग्जांपल दिए तो हम इसी के साथ रहेंगे और उसको याद भी करेंगे। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट के अंदर थोड़ा सा और, वो ये कहता है इन कॉन्ट्रास्ट टू मिक्सचर। इन कॉन्ट्रास्ट टू मिक्सचर यानी मिक्सचर को अगर देखा जाए तो उसके अंदर तो होमोजेनिटी कम है, यानी होमोजेनिसिटी यूं कह लो कम है, या कह लो उनके अंदर जो मिलाप है, हर चीज का सिमिलर होना है थोड़ा कम है। एज कंपेयर टू, कॉन्ट्रास्ट किसके किसके अगेंस्ट जा रहे हैं? हम जा रहे हैं एलिमेंट और कंपाउंड, यानी एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में एक डिफरेंस आ रहा है कि एलिमेंट काफी और कंपाउंड काफी प्योर हालत होती है, जबकि जो मिक्सचर है वो प्योर हालत नहीं होती है। और उसके अंदर जो एलिमेंट और कंपाउंड है उनमें कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर प्योर, यानी कि वो एक ही तरह की होंगी। जैसे अगर लोहा है तो लोहे की प्रॉपर्टी होगी एलिमेंट, पानी कंपाउंड एक यानी कंपाउंड, जैसे एग्जांपल वाटर है तो वाटर एक जैसा ही होगा। लेकिन चॉकलेट को देखो तो उसमें आपको नजर आएगा बाकायदा तौर पर कि अलग अलग रंगों की कुछ चीजें मिक्स हुई हुई हैं, अगर एहतियात के साथ देखते हो।
इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी है। कहता है सम एलिमेंट्स अकर नेचुरली व्हाइल अदर आर आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय साइंटिस्ट। कुछ चीजें ऐसी जो हमारी कायनात में पाई जाती हैं और कुछ हम खुद भी बनाते हैं। जैसे एलिमेंट के बारे में बता रहा है, टेक्नीटियम वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट मेड इन द लैबोरेटरी। यानी लैब में बनाने वाला ये वो एलिमेंट है जो हमने बनाया है, ये नेचुरली अकरिंग नहीं है। तो ये आपका एक एमसीक्यू है, ये आप एहतियात के साथ याद कर लीजिएगा, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है जी, तो एमसीक्यू के तौर पर रखना है आपने इसको। अब चलते हैं मजीद आगे। अब मजीद आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखता है, ये डिफरेंस कहता है डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। यानी ये एक अलग से 1.5 है टॉपिक आपका, लेकिन जो आप पढ़कर आए ना वही सिमिलर है। तो उसी चीज को आपने थोड़ा टेबल की फॉर्म में लिख दिया है। तो थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लेते हैं ताकि हमारे लिए काम करना आसान हो जाए। सबसे पहले आप बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं एलिमेंट की। कहता है एलिमेंट इज अ प्योर फॉर्म। ठीक है, ये हम पढ़ा है, हाँ जी, वन काइंड के एटम होते हैं इसमें जस्ट। जबकि कंपाउंड जो होता है वो डिफरेंट चीजों के मिलकर बन सकता है, डिफरेंट एलिमेंट उसको मिलाकर बना सकते हैं। जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर बनाते हैं, लेकिन फिक्स्ड रेशियो होना जरूरी है। जबकि मिक्सचर में टू और डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड भी मिक्स हो सकते हैं और इस तरह से एक नई चीज बनेगी जो कि एक फिजिकल मिक्सचर होगा। इसी बार लिखता है एन एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, क्योंकि वो पहले से सिंपलेस्ट होता है तो मजीद तोड़ा नहीं जा सकता। जबकि कंपाउंड के अंदर फिक्स्ड रेशियो होती है, जैसे कि मिसाल के तौर पर वाटर के बारे में बात हुई। फिर आगे चलते हैं इसके बाद, तो वो लिखता है कि एग्जाम्पल के तौर पर वाटर में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स रेशियो में है 1/8 बाय मैस। क्योंकि सर 1/8 बाय मैस से क्या मतलब हुआ, देखो H2O ऑक्सीजन का मैस 16 होता है और दोनों हाइड्रोजन का मिलाकर 2 होता है। देखो सिंपल करो तो ये 1/8 बनता है, तो 1/8 की रेशियो होती है बाय मैस। ठीक है, इसके बाद लिखता है रिटेन इट्स ऑन आइडेंटिटी। यानी मिक्सचर जो है वो अपनी जो आइडेंटिटी है वो कंपोनेंट के हिसाब से मेंटेन करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक शरबत बनाया है, उसके अंदर नमक भी डाला है और चीनी भी, तो आपको दोनों चीजें मिलेंगी। यानी जब आप पियोगे तो आपको मीठा भी लगेगा और आपको नमकीन भी लगेगा, दोनों टेस्ट फील होंगे, क्योंकि जिन कंपोनेंट से मिलाकर आप बनाते हो मिक्सचर को, वो दोनों कंपाउंड, यानी दोनों, सॉरी कंपाउंड भी होते हैं एलिमेंट भी हो सकते हैं, वो दोनों अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं, यानी अपनी खसूसियत दिखाते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, अगर एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, वो दोनों आपस में मिला दो, ऑक्सीजन जलाती है, मतलब जलने में हेल्प करती है, और हाइड्रोजन जलती है यानी फ्यूल है। इन दोनों को मिलाकर जब पानी बनाते हो तो वो पानी वो क्या करता है, आग को बुझाने वाला बन जाता है। और पानी बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि उसमें हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस है, वाटर तो लिक्विड रखता है। तो जब ऐसे मिलाप होता है ना, तो फिर कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें ना हाइड्रोजन ना ऑक्सीजन दोनों की कोई बात नहीं आएगी, पानी अपनी आइडेंटिटी रखता है, यानी वाटर की अपनी आइडेंटिटी है अकेली, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसें नजर नहीं आ रही। लेकिन मिक्सचर के अंदर जिन चीजों से वो मिलकर बनेगा, वो कंपोनेंट्स अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करेंगे, कुछ नए में तब्दील नहीं होंगे। यानी पहले जलने और जलाने वाले मिक्स होकर बुझाने वाले में बदल रहा था, लेकिन अब क्या होगा, अगर एक नमकीन और एक मीठा मिलाओगे तो दोनों का टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मिक्सचर अपने कंपोनेंट्स की आइडेंटिटी मेंटेन करता है, ना कि मिल जाने के बाद एक नई आइडेंटिटी बनाता है, एक नई शनाख्त बनाता है या नया कुछ बनाता है। नया नहीं बनाता, बस पुराने कंपोनेंट की ही बात है यहाँ पर। अब चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ, यानी पहले नंबर पर एलिमेंट पर आते हैं। एलिमेंट्स आर प्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स, हम इनको सिंबल से शो करते हैं। जबकि कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन, वो टूट सकता है अपने एलिमेंट में। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया का फार्मूला है NH3, और ये डीकंपोज टूट सकता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, क्योंकि ये प्योर फॉर्म भी नहीं है ये। फिर इसके बाद लिखता है यानी प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है, यूं कह लो। और मिक्सचर मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ये हमने पढ़ लिया था। तो वो लिखता है इसकी एग्जांपल रॉक है, होमोजीनियस जो है वो सोल्यूशन की एग्जांपल है, जबकि रॉक जो है वो आपके पास एक हेट्रोजीनियस की एग्जांपल है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, वो लिखता है सम गैसियस एलिमेंट्स, जैसा कि यानी एलिमेंट्स गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन वगैरह। ठीक है, और एक अहम बात वो ये कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल एक स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल हैं जो हमेशा तभी आपको नजर आएंगे या वो तभी कहलाएंगे जब वो नोबल गैसेस के होंगे। मतलब आपने नोबल गैसेस को कभी भी ऐसे नहीं देखा। कैसे नहीं देखा, Ne2 He2 ऐसे कभी 2 करके नहीं देखोगे, लेकिन वो हमेशा एक ही हीलियम एटम की शक्ल में पाए जाते हैं।
है एटम, लेकिन हम इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। एक एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल को मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो जो नोबल गैसेस हैं, इनके मॉलिक्यूल्स मोनोटॉमिक होते हैं। तो ये आपने दिमाग में रखना है। तो इसका मतलब ये भी आप कह सकते हो कि इस शक्ल में एटम ही मॉलिक्यूल है, मतलब ये वो मॉलिक्यूल है जिसमें अकेला एक ही एटम है। ये एक स्पेशल केस है। अदरवाइज जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें दो या दो से ज्यादा एटम शामिल होंगे। लेकिन नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल वो वाहिद मॉलिक्यूल हैं जो मोनोटॉमिक हैं, एक एटम पर मुश्तमिल है। एटम बोलो या मॉलिक्यूल बोलो, दोनों सही हैं। किसके लिए? नोबल गैसेस के लिए। फिर लिखता है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द एलिमेंट्स। जाहिर सी बात है, अभी मैंने समझाया हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाओ तो नई चीज जो बनेगी वो पुरानी कोई खसूसियत नहीं रखेगी, ना हाइड्रोजन की ना ऑक्सीजन की। ये मिसाल बुक ने भी दी है। इसके बाद लिखता है कंपाउंड्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉट केमिकली बॉन्डेड। मिक्सचर में बॉन्डिंग नहीं होती। मिसाल के तौर पर आपके पास रेत और नमक मिक्स हो गए हैं, ये एक मिक्सचर बन गया, रेत और नमक। अब आपने इनको अलग करना है तो चुन भी सकते हो, लेकिन इसमें बड़ा देर लगेगी। तो आप सिर्फ पानी डालो और चम्मच हिलाओ, तो जो नमक होगा वो पानी में मिक्स हो जाएगा और रेत पानी के नीचे बैठ जाएगी। इस तरह आप उसको थोड़ा सा नथार लो, यानी एक कपड़े के या किसी छलनी से छान लो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो पानी जो नमक वाला होगा वो अलग हो जाएगा और रेत पीछे रह जाएगी। इस तरह रेत अलग हो गई। अब ये सर नमक तो पानी में मिक्स है, पानी को उबाल लो, पानी उठ जाएगा, नमक पीछे रह जाएगा। यानी आसान तरीन हालत में घर में ही आप इन मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हो। और अगर इनको मिलाने वाले पार्टिकल्स बड़े हैं, जैसे कि अगर गंदुम और चावल मिक्स हो गए हैं, या आप चावल बाजार से लेकर आए हैं उसके अंदर छोटे मोटे तिनके हो गए हैं, तो वो मिक्सचर है। तो आप घर में क्या करते हैं, उस चावलों को बीन लेते हैं और चावल साफ हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं अपने उन इम्प्योरिटीज या तिनके से, हस्क से जो उसमें मिक्स था। तो मिक्सचर को आप आसान तरीके से अलग कर सकते हो, यानी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को इजीली अलग कर सकते हो, लेकिन मॉलिक्यूल के कंपोनेंट्स को इजीली अलग नहीं कर सकते। फिर इसी तरीके से वो कह रहा है कि आप फिजिकल मेथड अपनाओगे, जो मैंने अभी आपको दिखाया। पानी को गर्म करना बॉइलिंग है, यानी बॉइलिंग करने से आपने नमक अलग किया और पानी से अलग हो गया वो। और दूसरे नंबर पर आपको कहा गया था कि अगर जैसे आपने देखा होगा कि घर में बाजू का वो छानना होता है, या कोई मुख्तलिफ नाम होते हैं उसके, तो जैसे चावल ही ले लो या डिफरेंट गंदुम वगैरह ले लो, तो उसको ऐसे छानते हैं। उससे क्या होता है, वो ऊपर उछलते हैं, जो सॉलिड यानी ज्यादा सख्त पार्टिकल होते हैं वो जल्दी नीचे आ जाते हैं, और जो उसके अंदर मट्टी रेत वगैरह होती है वो हवा में उछल जाती है, फूंक मारते हैं, उड़ जाती है। इस तरीके से ये भी फिजिकल मेथड है। मकनातीस के जरिए से अगर रेत के अंदर लोह चून यानी कि आयरन फिलिंग्स, या यूं कह लो आयरन के बारीक बारीक टुकड़े गिर गए हैं, तो अपना मकनातीस आप ऊपर से गुजारोगे तो वो चिपक जाएंगे और नीचे रेत रह जाएगी। इस तरह ये भी सेपरेशन है, इसे मैग्नेटिक सेपरेशन बोलते हैं। तो ये सारे फिजिकल मेथड्स हैं। और एक आसान मेथड जो किताब ने दिया है, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, यानी सिंपल सा फिल्टर करो, जो सॉलिड पार्टिकल होंगे वो अलग हो जाएंगे और लिक्विड वाले हिस्से अलग हो जाएंगे, ठीक है, फिल्टर से। इसी तरह इवेपोरेशन है, अगर आप पानी को पड़े रहने दो पानी उड़ जाता है, और पानी में अगर कुछ चीज होगी तो वो नीचे रह जाएगी। इसी तरीके से डिस्टिलेशन है, अगर दो लिक्विड जैसे अल्कोहल और वाटर मिक्स हो गए हैं, उनको आपने अलग करना है तो बॉयल करते हैं एक खास तरीके से, इसको डिस्टिलेशन बोलते हैं। जो चीज पहले बॉयल होती है उसके वेपर पहले बाहर निकल जाते हैं, उनको अलग कर लेते हैं, पीछे वो रह जाते हैं जो उड़ नहीं पाए या जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई था। इस तरह दो लिक्विड्स को अलग करने का अमल डिस्टिलेशन के थ्रू किया जाता है। ये भी फिजिकल प्रोसेस है। इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, वो लिखता है कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज, कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल्स और नेटवर्क स्ट्रक्चर के अंदर, यानी बड़े बड़े स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास SiO2 है, ये मैं बनाकर दिखा देता हूं आपको। देखो आप यूं सोचो कि ये आपके पास Si है और ये है O, दो O हो गए, ये बन गए SiO2। इस तरह दोबारा बनाओ SiO2, ठीक है, फिर दोबारा बनाओ SiO2, ऐसे बनाते जाओ जितना आपने बनाना है। सिलिकॉन की वैलेंसी होती है 4, दो तो यहां हो गई है, तो तीसरी और चौथी ये रही। इस तरह से तीसरी और चौथी, तीसरी और चौथी, हर सिलिकॉन की ऐसे बनाई। अब दोबारा से बनाओ इसको SiO2, फिर दोबारा से SiO2, फिर दोबारा से SiO2, फिर इनकी चार वैलेंसी पूरी करो, 1 2, दो पहले थे, फिर इसी तरह 1 2 3 4, 1 2 पहले ही है, 3 4, फिर इस तरह से आगे चलते जाओ। और ये एक बड़ा सा नेटवर्क ऑफ द
कंपाउंड बन जाएगा। तो कंपाउंड नेटवर्क की कंडीशन में भी होते हैं। ये रेत का फॉर्मूला मैंने लिख के दिया है, पूरी जमीन पर रेत फैलाई हुई है तो वो एक बड़ा मिक्सचर भी है। तो ये बहरहाल आपको समझ में आ गई होगी कि नेटवर्क क्या होता है SiO2 का, और इस तरह से वाटर, HCl और अमोनिया भी कंपाउंड्स हैं जो कि सिंपल हैं। ठीक है, नेटवर्क इसमें नहीं है HCl, अमोनिया और वाटर के अंदर, लेकिन SiO2 में है। इसके बाद लिखता है, अच्छा ये देखो, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास हैं बॉन्ड्स। ठीक है, इन्हें कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो नेटवर्क में कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, इसलिए ये कोवलेंट का वर्ड लिखा हुआ है। द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर कंबाइंड सम ऑफ द कंपोनेंट, यानी जितने भी कंपोनेंट्स ऐड करोगे उनका सम इफेक्ट होगा। जैसे मैंने कहा, अगर आप एक जगह है उसमें थोड़ा नमक डाल लेते हो, थोड़ा सा शुगर डाल लेते हो, थोड़ा सा इमली डाल लेते हो, ठीक है, कोई खट्टी चीज, मतलब जैसे कि टार्टारिक एसिड, तो अब क्या होगा, उन्हें मिक्स कर लो अच्छी तरीके से। और जब टाटरी भी कहते हैं टार्टारिक एसिड को, टाटरी कह लो, मिक्स कर लो। अब जब उसे आप चखोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें नमकीन जायका भी होगा, शुगर की वजह से मीठा जायका भी होगा, टाटरी की वजह से खट्टा जायका भी होगा। तो इस तरह से मिक्सचर का जो कंपोनेंट होते हैं वो उसका जायका बनाते हैं, वो उसका कलर बनाते हैं, वो यानी वो अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखते हैं। कंपोनेंट्स जो हैं वो मिक्स होने के बाद कुछ भी जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा वही मिक्सचर का इफेक्ट होगा। तो ये आपके पास सिंपल से यहाँ पर तरीका हुआ। आखिर में एक छोटी सी एक्सरसाइज दी है, उसमें लिखा हुआ है विच एलिमेंट आर फाउंड इन द प्योर स्टेट ऑन अर्थ, जमीन पे वो कौन सी चीज है जो प्योर हालत में पाई जाती है। तो आंसर बिल्कुल सिंपल सा है कि एलिमेंट्स आर द लेस रिएक्टिव हैं, डू नॉट इजीली कंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स। जब एलिमेंट अपनी नेचुरल कंडीशन में पड़े होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, वो आमतौर पर रिएक्शन नहीं करते क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म में होते हैं। फिर आगे लिखता है एग्जाम्पल्स इंक्लूड गोल्ड, ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, प्लैटिनम, ये कैसे हैं, देखो जो रिएक्ट करेंगे वो अपनी प्योर हालत में नहीं होंगे। जैसे सपोज करो कि कार्बन, वो क्या करता है, अगर प्योर हालत में है तो वो ग्रेफाइट है, वो डायमंड है, वो कोयला है, वो पेंसिल का सिक्का यानी ग्रेफाइट है, और इसी तरह से मैं और बाकी बॉल्स हैं। तो बात यह है कि ये है कि कुछ चीजें प्योर हालत में हैं और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो प्योर हालत में रह नहीं सकती क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। जैसे मैं कहूँ सोडियम, अब सोडियम क्या होगा, सोडियम कभी भी अकेला नहीं मिलता, सोडियम के साथ मिल जाता है ऑक्सीजन, तो सोडियम ऑक्साइड की शक्ल में जमीन से मिलता है। अगर उसके साथ सल्फर मौजूद है तो सोडियम सल्फाइड बन जाएगा। अगर सोडियम के साथ एक बड़ा पहाड़ है हमारे पाकिस्तान के अंदर खेवड़ा के मकाम पर, तो सोडियम क्लोरीन से मिलकर सोडियम क्लोराइड की शक्ल में मिलेगा। तो प्योर हालत में जो मिलते हैं ना, वो एग्जांपल यहाँ पर लिखी गई हैं। यानी हम प्योर बना सकते हैं जो प्योर ना हो, लेकिन जो ऑलरेडी प्योर है उसके बारे में लिख रहा है। कहते हैं जो गोल्ड है, अजूरियम, वो रिएक्ट नहीं करता इसलिए अकेला मिल जाता है, इसकी कान मिलती है। प्लेटिनम की भी इस तरीके से, और जो नोबल गैसेस हैं वो भी आपको आजाद प्योर हालत में मिल सकती हैं एज एलिमेंट। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आता है विच एलिमेंट आर प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑन अर्थ, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही कम मिकदार में मौजूद हैं। तो उसका जवाब ये है कि हम ये कहेंगे एलिमेंट्स दैट आर रेयर और अनस्टेबल, या तो बहुत ही कम है या वो स्टेबल नहीं है, वो अपनी हालत में रहते ही नहीं है। उनकी एग्जांपल है यूरेनियम, ये रेडियो एक्टिव है, इसी तरह रेडियम, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इनके अंदर से अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलती रहती हैं और ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होता रहता है। चाहे कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कई सालों में तब्दील होते हैं और कुछ कई घंटों में भी तब्दील हो सकते हैं एक शक्ल से दूसरी शक्ल में, इसलिए वो स्टेबल नहीं है। तो उनके बारे में बता रहा है। इसी तरह से जर्मेनियम है, जी, विच आर फाउंड इन द ट्रेस अमाउंट, जो बहुत ही कम मिकदार में है हमारी जमीन पर। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा हिस्सा। लाजमी तौर पर अगर कोई समझ ना आए तो मुझे बताया करें, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, और जो आपकी राय हो वो जरूर दिया करें। बाकी अगर समझ में आया है तो लाइक जरूर किया करें, शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।